हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्री। माय नेम इज जय। जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लास में दो टॉपिक्स कर चुके हैं हमारे, और इस क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीड। सीड पे काफी सारे टॉपिक्स हैं आपके। टॉपिक नंबर 3, 4 एंड 5 ये टोटल सीड्स पे ही है और प्लांट्स पे ही है। इनके बात करेंगे। उम्मीद करते हैं इसी लेक्चर में हम ये तीनों टॉपिक कर लेंगे और चलते हैं फिर आगे टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक का नाम है सीड। सीड के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, क्वालिटीज एंड डोमेंसी के बारे में बात करते हैं। ये तो करेंगे। तो बीज डेफिनेशन। बीज क्या है? बीज एक जीवित संरचना है, लिविंग आइडेंटिटी है। ठीक है जी। जो चीज जी रही है वो तो नष्ट होगी ही, खत्म होगी, मरेगी जरूर। तो बीज भी क्या होते हैं, इनका भी समय होता है, ये भी खत्म हो जाते हैं। तो बीज में क्या क्या पाया जाता है? बीज में एम्ब्रायो पाया जाता है जिसे हम भ्रूण कहते हैं। फूड स्टोरेज, जहाँ भोजन जमा होता है, भोजन संग्रहित होता है, फूड स्टोरेज। या सीड कोट जिसे हम बोलते हैं बीज आवरण, ये चीज पाई जाती है। बेसिक यूनिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट। बीज क्या है? एक सामान्य इकाई है जो नए प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बहुत जरूरी है। बीज के बिना प्लांट का अंकुरण किस तरह होगा, कैसे संभव है, ये आप ही बताइए। क्वालिटीज ऑफ ए गुड सीड। क्वालिटी की बात करूं गुड सीड की, तो उसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं कि हाई जर्मिनेशन। जर्मिनेशन अच्छी होनी चाहिए, हर बीज की जर्मिनेशन अच्छी होगी तो परसेंटेज जर्मिनेशन प्रतिशत अच्छा होगा जितने बीज डालेंगे। जैसे मान लो हम खेत में 100 बीज डाल रहे हैं, फील्ड में 100 बीज डाल रहे हैं, तो उसमें से अगर 90% की जर्मिनेशन प्रतिशतता, उसकी अंकुरण प्रतिशत अच्छी है, 90% तक वो जर्मिनेट हो रहा है, तो काफी अच्छी बात है। अगर परसेंटेज कम होगा तो जर्मिनेट भी कम करेगा। ओके, तो हाई जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए, अंकुरण प्रतिशतता हाई होनी चाहिए। प्योरिटी की बात करें तो प्योरिटी दो तरह की, जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी, ये भी अच्छी खासी होनी चाहिए। फिजिकल प्योरिटी से हमारा मतलब होता है कि बीज खंडित ना हो, डैमेज ना हो, प्रॉपर हो, बिल्कुल साफ हो, कुछ मिश्रित ना हो, मिक्सचर वगैरह ना हो उसमें। जेनेटिक प्योरिटी की बात है तो जेनेटिक प्योरिटी उसे कहते हैं जब जो कहते हैं कि किसी नया ट्रेट, नया लक्षण ना आया हो, जिस तरह की वैरायटी हमने चूज की है, पसंद की है, वही उसके गुण आगे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिले। डिजीज फ्री होना चाहिए। डिजीज फ्री में बात करें तो रोग वगैरह नहीं लगे होने चाहिए। इस चक्कर में हम क्या होते हैं, रोग से बचाने के लिए भी जो उपचार भी करते हैं वो इसीलिए करते हैं तो क्योंकि हमें इस तरह की क्वालिटी सीड में चाहिए होती है। हाई वाइगर होना चाहिए, अच्छी उपज देने वाला बीज होना चाहिए। बीज में उपज अच्छी हो, लोगों से रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी हो, इस चीजों को हम कंसीडर करते हैं। प्रॉपर मॉइस्चर 8 से 12% होना चाहिए। मॉइस्चर काफी अच्छी क्वालिटी होती है। अगर बीज में मॉइस्चर 8 से 12% स्टेबल रहेगा तो बीज स्टोर करते समय अंकुरित नहीं होगा, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, उसको उपयोग में लाया जा सकता है। तो मॉइस्चर अपने आप में काफी अच्छी क्वालिटी है। यूनिफॉर्म साइज एंड शेप, जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि बीज डैमेज नहीं होना चाहिए, उसकी एक यूनिफॉर्म साइज मेंटेन रहनी चाहिए। तो ये उससे रिलेटेड बात है कि क्वालिटी ऑफ गुड सीड, हम अच्छे सीड में क्या क्वालिटी देखते हैं, यही कुछ क्वालिटीज हम देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलना बहुत नॉर्मल बात है। आपसे पूछ सकते हैं बीज क्या है और बीज की किन क्वालिटियों को ध्यान में रखा जाता है। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनको मैं तो आपको पीपीटी फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ सिलेबस जल्दी करवाने के लिए, लेकिन आप जब बुक्स की रीडिंग करोगे तो आप ये अच्छे से इसमें फिल्टर डाल के इसे लिख सकते हो। ठीक है जी। टाइप ऑफ सीड की बात करें, न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्ट्रेशन सीड, सर्टिफाइड सीड और ये टीएल कंपनी लेवल सीड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको टाइप ऑफ सीड पूछा जाए तो आप ये इतने इतने मैं आपको शो कर रहा हूँ, इतने आप लिख देना, आपका काम चल जाएगा। ये काफी, इसको मैं आपको अच्छे से बता ही देता हूँ। एक सेकंड, एक पेज लेते हैं। सबसे पहले आता है न्यूक्लियर सीड, जिसे आप नाभिक बीज भी कहते हैं। नाभिक बीज भी कहते हैं न्यूक्लियर सीड को। ये स्रोत होता है, ठीक है, ये एक स्रोत होता है, बीजों का स्रोत, जिससे आगे ब्रीडर, मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं ब्रीडर, वो क्या करते हैं, इन बीज को स्रोत से प्राप्त करते हैं। उसको स्रोत से कलेक्ट करके उसके बाद एक वैरायटी तैयार करते हैं, नई उनको चेक करके जो उनको चाहिए होती है, नई वैरायटी बनाने के लिए जो भी उनको सीड्स चाहिए होते हैं वो स्रोत से ले लेते हैं, सोर्स से ले लेते हैं। सोर्स से लेने के बाद ब्रीडर जो बीज तैयार करता है उसे हम बोलते हैं ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड जो है वो ऑफस्प्रिंग है, संतति है किसकी? न्यूक्लियर सीड की। नाभिक बीज या जो न्यूक्लियर सीड है, इसका कोई भी कलर टैग नहीं होता, इसका कोई भी टैग नहीं होता, कोई भी कलर नहीं होता। आपसे क्वेश्चन ज्यादातर कलर्स पे पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस काफी कलर पे आते हैं, आपको एग्जाम में काम आएंगी ये बातें।
और ब्रीडर सीड जो है, फिर जो ब्रीडर ने जो सीड तैयार की है, ये जो न्यूक्लियस सीड से जो सीड तैयार की है, उसको हम बोलते हैं कौन सा टैग लेके आता है, ये आता है गोल्डन या येलो टैग। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर ब्रीडर सीड की जो ऑफस्प्रिंग तैयार होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मदर या फाउंडेशन सीड। ओके, तो फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी कहते हैं। मदर चरित्र की बिल्कुल साफ होती है, इसलिए हम इसे व्हाइट टैग दे देंगे। कौन सा टैग दे देंगे? व्हाइट टैग दे देंगे। ओके जी, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मदर और फाउंडेशन सीड के बाद वैसे होता है रजिस्ट्रेशन सीड। इसका कलर होता है पर्पल। रजिस्ट्रेशन सीड का कलर होता है पर्पल। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो सीड है, ये इंडिया में इसका यूज नहीं किया जाता। बिल्कुल मदर सीड के बाद सीधा सर्टिफाइड सीड को तैयार किया जाता है। इसका कलर होता है एजर ब्लू, या आपको सीधा नीला रंग भी देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। तो भारत में अगर पूछा जाए, इंडिया में अगर क्वेश्चन जब पूछा जाता है, तो ऐसे पूछते हैं कि सर्टिफाइड सीड ऑफस्प्रिंग है, लेकिन किसकी ऑफस्प्रिंग है? तो ऑप्शन ए मदर सीड, ऑप्शन बी ब्रीडर सीड, ऑप्शन सी न्यूक्लियस सीड। तो या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लगाते हैं मदर या फाउंडेशन सीड। जो हम सर्टिफाइड सीड यूज करते हैं, वो मदर सीड्स की ऑफस्प्रिंग होती है। ओके जी, इस तरीके से। तो इसमें एक क्वेश्चन, एक बात और भी आती है कि ये कैसा होता है, थ्री जनरेशन सिस्टम से हम क्या करते हैं, थ्री जनरेशन सिस्टम से हम क्या करते हैं, सीड तैयार करते हैं, सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं। इंडिया में सीड प्रोडक्शन होता है थ्री जनरेशन सिस्टम से। इसमें और अच्छी बात तो ये तो बता ही दिया कि इंडिया में यूज नहीं किया जाता। इनके कलर्स पे क्वेश्चन आते हैं, ब्लू पूछ लेता है, ब्लू कलर टैग किसका है, सर्टिफाइड का है बाकियों का, या आपसे दे देगा कि कौन से सीड का कौन सा कलर टैग है। तो व्हाइट तो हो गया मदर का, गोल्डन या येलो हो गया ब्रीडर का, और सर्टिफाइड का हो गया ब्लू, और पर्पल हो गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में पूछ लेते हैं सीड कलर, तो वो किसी का भी पूछ सकता है। ओके, फिर चलते हैं, बात करते हैं आगे सीड डोरमेंसी की। सीड डोरमेंसी यहाँ लिखा हुआ है, इससे कोई पढ़ा, फेलियर टू जर्मिनेट इवन इन फेवरेबल कंडीशन। साफ साफ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? आपके पास एक वाइबल सीड है, वाइबल सीड मतलब जिसमें जीवन क्षमता है, जो उगने के लिए आतुर है। आपके पास जो ऐसा सीड है, उसको अच्छी एनवायरमेंटल कंडीशन देने के बाद भी वो सीड ग्रो नहीं कर रहा, वो सीड प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो उसका जर्मिनेशन नहीं हो रहा, इस चीज में, इस चीज को क्या कहते हैं कि सीड डोरमेंसी में है। और ये जो सीड डोरमेंसी है, ये किन कारणों से आ सकती है? ये आ सकती है अगर जो सीड कोट है, सीड कोट जो सीड आवरण है, बीज आवरण है, वो काफी मोटा हो। ठीक है, उसकी वजह से आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। और और किस वजह से देखने को मिल सकती है? अगर आपने सीड को काफी गहराई में दबा दिया हो, सीड को काफी गहराई में दबा दिया, तो उसके ऊपर प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, इन्फोर्समेंट की वजह से वो क्या हो सकता है, सीड ग्रो नहीं करेगा, या उसके अंदर कोई जेनेटिक इशू हो, या एबीए हार्मोन बढ़ चुका हो, या जिब्रेलिन हार्मोन कम हो चुका हो। इस वजह से क्या हो सकता है, जेनेटिक हार्मोन्स की वजह से जेनेटिकली भी उसमें इशू आ सकते हैं, जिससे सीड डोरमेंसी में चला जाता है, अंकुरित नहीं होता है, जर्मिनेट नहीं करता है। तो फिर जर्मिनेट नहीं करने का, जर्मिनेट नहीं हो रहा, डोरमेंसी में जाने के तो कई कारण हो गए, लेकिन अब इसका उपचार कैसे करेंगे, हमें ट्रीटमेंट भी करना है। तो ट्रीटमेंट देखो, स्कैरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। स्कैरिफिकेशन होता है अगर सीड का आपने केमिकल या फिजिकल कोई ट्रीटमेंट दिया, तो उसको हम बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। अब मेरी इसमें एक ट्रिक है, अब बच्चा स्कैरिफिकेशन और स्टार्टिफिकेशन में काफी कंफ्यूज हो जाता है। स्कैरिफिकेशन में देखो सी ए लिखा है, तो हम इसको केमिकल से अंदाजा लगा सकते हैं कि केमिकल से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केमिकल से अगर केमिकल की वजह से अगर हम सीड को ट्रीट करते हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस है, स्कैरिफिकेशन। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और टेम्परेचर से अगर आप सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करते हो, तो वो कैसा हो गया, स्टार्टिफिकेशन। इसमें देखो टी आर ए लिखा है, तो ये टेम्परेचर को शो करता है, टी टेम्परेचर को शो कर रहा है, और सी ए केमिकल को शो कर रहा है। ओके, ये मेरी छोटी सी ट्रिक है, आपके काम आएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और स्कैरिफिकेशन का मतलब खुरचना भी होता है कि आप फिजिकल ट्रीटमेंट भी तो कर सकते हो, खुरच के सीड को, उसकी जो सीड कोट है, हार्ड सीड कोट को रिमूव कर सकते हो, थोड़ा पतला कर सकते हो। केमिकल ट्रीटमेंट में आप जिब्रेलिन एसिड का यूज कर सकते हो। जिब्रेलिन एसिड जो है,
ये एक हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जो क्या काम आता है, वो काम आता है सॉरी, वो काम आता है आपको सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने में और जर्मिनेशन को बढ़ाने में। और KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट और प्री सोक्ड सीड्स कि आप बीज को 6 से 24 घंटे, कुछ भी कितना भी लिखा हो, 6 से 24 घंटे तक, 12 घंटे तक आप क्या करो, बीज को पहले से भिगो के रखो। इसे बोलते हैं प्री सोक्ड करके आपने क्या कर दिया, सीड की डोरमेंसी जो है ब्रेक कर दी। इस तरीके से भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स लिखे हैं कुछ, कैसे है जी, हार्ड सीड कोट किन में पाया जाता है, अरहर में पाया जाता है और मूंगफली में, पिजन की और ग्राउंडनट में। डोरमेंट सीड्स राइस के, एप्पल के, पीच के, ये एग्जांपल्स काफी पूछे जाते हैं, इनको देख लेना आप। डोरमेंट सीड मतलब ये काफी वाइबल कम होते हैं। GA3 ब्रेक्स डोरमेंसी, तो ये कह रहा है कि जिब्रेलिक एसिड है वो डोरमेंसी को क्या करता है, तोड़ता है। वीट और बार्ले में आप देखते हो। एडवांटेज ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी एग्रीकल्चर में एक बात याद रखना, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ भी खराब नहीं होता, किसी न किसी रूप में वो हमारे लिए फायदेमंद होता ही है। तो एडवांटेज देख लेते हैं डोरमेंसी किस तरह के एडवांटेज है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श क्लाइमेट, बुरी क्लाइमेट है, अगर सिचुएशन फेवरेबल नहीं है तो बीज का अंकुरण नहीं होता है। तो उससे क्या फायदा होता है, जब अंकुरण तब होगा, उसका जर्मिनेशन तब होगा जब क्लाइमेट की जो कंडीशंस है वो अच्छी आ जाए। बीज के लिए, प्लांट ग्रो करने के लिए, अगर मान लो बीज जर्मिनेट कर जाता है और क्लाइमेट कंडीशन अच्छी नहीं है, तो प्लांट तो वैसे भी खराब हो जाएगा, आपकी प्रोडक्शन है जो वो वैसे भी कम हो जाएगी, यील्ड खराब हो जाएगी बिल्कुल। तो फिर वो क्या करते हैं, वो तभी ग्रो करते हैं जब कंडीशन काफी अच्छी आ जाए। तो ये भी अच्छी बात है। लॉन्गर स्टोरेज लाइफ, बिल्कुल जैसे ऊपर मैंने बताया कि मॉइस्चर मेंटेन रखना बहुत अच्छी बात है। बीजों में ये क्वालिटी काफी अच्छी रहती है। अगर 8 से 12% मॉइस्चर रहेगा तो उससे क्या होगा, वो अच्छे लंबे टाइम तक स्टोर कर पाएंगे। वरना आपने अनियन मतलब प्याज वगैरह को देखा होगा, उसमें आप देखते हो कि स्प्राउटिंग हो जाती है, एक प्याज के साथ दूसरा प्याज का टुकड़ा जुड़ जाता है, ऐसे लगता है कि जुड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या होता है, वो स्टोरेज के टाइम पे नमी को ऑब्जर्व करके उसमें क्या हो गया, स्प्राउटिंग हो गई, जड़ें निकलने लग जाती है। तो वो चीज क्वालिटी रिड्यूस दिखाती है थोड़ी, कि हाँ क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें डोरमेंसी बहुत कम होती है। अगर प्याज में डोरमेंसी अच्छी होती तो इतनी नमी में भी वो सरवाइव कर जाता और उसको अच्छे से स्टोर किया जा सकता था। तो ये है कि लॉन्गर स्टोरेज लाइफ आती है अगर डोरमेंसी हो। अवॉइड्स ऑफ सीजन जर्मिनेशन, ऑफ सीजन जर्मिनेशन नहीं होता, मतलब पड़े पड़े रहकर उसमें ऑफ सीजन जर्मिनेशन नहीं होता, वो अपने टाइम पे ही जर्मिनेट करवाना उससे ठीक रहता है। ऐसे ऑफ सीजन जर्मिनेट हो जाएगा तो अच्छी उपज, अच्छी क्वालिटी, पौधा अच्छे से अपने क्या कहते हैं एनवायरमेंट में, जिस तरह से अपने एनवायरमेंट में ही वो सर्वाइव कर पाता है, उसको अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, वो तभी ग्रो करेगा। ऐसे ऑफ सीजन में वो ग्रो नहीं करेगा, उसमें जर्मिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म, बिल्कुल जी, नेचुरल सर्वाइवल मैकेनिज्म, ऊपर वाली बातों को बता रहा है। मैकेनिज्म ऐसा हो जिसमें वो नेचुरल सर्वाइव करता है, अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन में ही वो ग्रो करता है, वैसे डोरमेंसी में रहता है। एक टॉपिक आपका हो चुका है, ये फोर्थ टॉपिक है, सीड वाइबिलिटी एंड सीड ट्रीटमेंट। सीड वाइबिलिटी क्या होता है, अभी बात करते हैं, आगे देखिए। सीड वाइबिलिटी, एबिलिटी ऑफ ए सीड टू जर्मिनेट, बीज की जर्मिनेट होने की सॉरी तबीयत थोड़ी खराब है। एबिलिटी ऑफ सीड जर्मिनेशन, मतलब सीड की जर्मिनेशन, जर्मिनेट करने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी बोलते हैं। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई सीड है, वो सपोज अगर 3 महीने तक वाइबल रहता है, मतलब उसकी जर्मिनेशन होने की, जर्मिनेट होने की जो क्षमता है वो सिर्फ 3 महीने की है, तो हम उसकी ये वाइबिलिटी बोलेंगे कि सीड की वाइबिलिटी 3 महीने की। इस तरीके से एक टाइम लिमिट को भी शो करता है। आगे बात करते हैं। अ वाइबल सीड मतलब लिविंग एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सीडलिंग, मतलब जीवित और पौधे बनाने योग्य बीज। ये वाइबल सीड कौन सा होगा, वाइबल सीड वो होगा जो जिंदा है और एक नए पौधे को जन्म देने के लिए या तैयार करने के लिए उसके अंदर क्षमता बाकी है जी। आगे चलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सीड वाइबिलिटी, सीड वाइबिलिटी जीवन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो सोइल मॉइस्चर, मॉइस्चर कम होना चाहिए, ज्यादा होगा तो क्या होगा, जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। और भी कई दिक्कतें आ सकती हैं। टेम्परेचर, तापमान भी है, वो भी कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम होगा तो वो वाइबल रहेगा, कम होगा, तापमान कम होता है तो वाइबिलिटी बनी रहती है। सीड मैच्योरिटी, बीज की परिपक्वता, बीज मैच्योर होना चाहिए पूरा। स्टोरेज कंडीशन, भंडारण स्थिति सही होनी चाहिए। अगर भंडारण स्थिति में आपको टेम्परेचर ज्यादा और नमी ज्यादा मिलेगी तो बीज स्प्राउट कर जाएगा।
कोई ना कोई दिक्कत उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है जी। और मैकेनिकल इंजरी, यांत्रिक चोट, वो सहने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इधर से उधर स्टोरेज करते टाइम या बीज को लाने ले जाने के समय उनमें क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। सीड पेस्ट एंड डिजीज, उसमें उसके लिए वो रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, सीड में पेस्ट और डिजीज इंसेक्ट वगैरह ये कम लगने चाहिए, ना के बराबर लगने चाहिए। इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए सर्वाइव करने का। इस तरह की सीड होनी चाहिए। देखिए लिखा भी हुआ है, कम नमी, कम तापमान, अधिक जीवन क्षमता। इस ये आप इस तरह समझो कि आप फ्रीजर में कोई चीज रख रहे हो, ठीक है, स्टोर करके। फ्रिज में कम नमी होती है और कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, ठंडे तापमान में क्या होता है, लोंगर वाइबिलिटी देखने को मिलती है। सीड वाइबिलिटी टेस्टिंग, आप मुझे बता देना, अगर जैसे अभी तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, इन फ्यूचर जैसे भी अपना सिलेबस पूरा होता है, ठीक है, और जो जो टॉपिक आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो वो मुझे कमेंट में बता देना। आप कमेंट्स में, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, जिसमें ये और भी डिटेल में बताया होगा। तब तक आप बुक्स पढ़िए, बुक्स में इनको कंप्लीट कीजिए, अच्छे से पढ़िए। जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं। जर्मिनेशन टेस्ट मतलब सीधा ही है कि आपने बीज को 100 बीज, जैसे 100 बीजों को लिया और 100 सीड्स को आपने ग्रो कर दिया और उसमें चेक कर लिया कि जर्मिनेशन प्रतिशत कितना है। ठीक है, कितने वाइबल है, कितने टाइम तक वाइबल रहते हैं। ये स्टैंडर्ड या मानक तरीका है। और फिर टीजेड टेस्ट है, टेट्राजोनियम टेस्ट, इसे आप बायोकेमिकल टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, बायोकेमिकल टेस्ट भी कहते हैं इसे। ये रेड कलर लिविंग सीड्स, जो जिस सीड में टेट्राजोनियम, ऐसे समझो टेट्राजोनियम केमिकल में जब आप बीजों को डालते हो तो जो बीजों का कलर रेड आता है वो तो लिविंग सीड है, मतलब उपयोगी है, वाइबल है। और जो रंगहीन होते हैं वो अनुपयोगी होते हैं। उनको आप वाइबल सीड नहीं कहते आप। ठीक है, वो वाइबल नहीं। लाल रंग मतलब जीवित सीड, वेरी क्विक, ये काफी अच्छा है। और फिर आता है एक्सरे टेस्ट, डिटेक्ट्स एम्ब्रायो डैमेज। ये एक्सरे टेस्ट, एक्सरे करके आप देख सकते हो कि भ्रूण जिंदा है या नहीं है, इस तरीके से। और भी एक दो टेस्ट होंगे, जैसे KMNO4 टेस्ट, पोटेशियम पर मैग्नेट टेस्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप उनको भी देख लेना। स्टोरेज लाइफ की बात करूं, स्टोरेज लाइफ एग्जांपल्स, वीट 2 से 3 साल तक उसकी एक जीवन क्षमता लिमिट है कि 2 से 3 साल तक वो क्या कहते हैं, वाइबिलिटी शो करता है। पैडी जो है वो 1 से 2 साल तक। पल्सेज मतलब आपकी जो लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं, पल्सेज है जो, वो है आपकी 3 से 4 साल तक वाइबल रहती है। और अनियन, मिर्ची, ये 1 साल से भी कम समय तक इनका जो काल है वो कम होता है, वाइबिलिटी कम समय तक। अब करते हैं सीड ट्रीटमेंट की बात। सीड ट्रीटमेंट, बुआई से पहले बीजों की सुरक्षा हेतु उपचार। बीजों की सुरक्षा किन से, एक तो ये देखो लिखा है, रोकथाम, रोगों से रोकथाम, डिजीज कंट्रोल करने के लिए, बेटर जर्मिनेशन, अच्छा अंकुरण अंकुरण प्रतिशत दिखाने के लिए, स्ट्रॉन्ग सीडलिंग्स, मजबूत पौधे तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, बीजों का उपचार किया जाता है। ये कहता है कवकनाशी, कीटनाशी, जैव उर्वरक और न्यूट्रिएंट कोटिंग। न्यूट्रिएंट कोटिंग मतलब उसके ऊपर न्यूट्रिएंट की कोटिंग कर दी जाती है कि अगर आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, अगर पोषक तत्व डालना हो बीज के साथ, तो आपको न्यूट्रिएंट की एक तो कोटिंग कर देते हैं, सीड के ऊपर आप कोट लगा देते हैं, एक परत लगा देते हैं, लेयर लगा देते हैं। फंगीसाइड की बात करते हैं। फंगीसाइड होता है फफूंदनाशी बोलते हैं, जिसे कवकनाशी बोलते हैं। थायरम, बाविस्टिन और कैप्टान। थायरम पे काफी क्वेश्चन आते हैं, थायरम को स्टार मार्क कर लेना, थायरम को याद कर लेना, आगे इस पे क्वेश्चन में बताता हूँ। इंसेक्टिसाइड की बात करूं, कीटनाशक है एमिडा क्लोप्राइड। ओके, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक की बात करता हूँ, राइजोबियम, जिसे एक राइजोबियम है, ये बैक्टीरियल है, और एक ये है फोस्फोरस सोल्यूबल बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, ये फोस्फोरस के लिए उपयोगी है। फिर आता है न्यूट्रिएंट कोटिंग में, ZnSO4, FeSO4 का उपयोग किया जाता है। इसके ऊपर बस सीड के ऊपर परत लगाई जाती है। अब आपको मैं बता दूं, इसमें लिखा है, पहले नीचे स्टार्ट करते हैं, पहले फुफुंदनाशी बाद में जैव उर्वरक। इसके बारे में कुछ बता दूं आपको, ये क्या कहना चाह रहा है। आपने अगर पढ़ा हो कभी, तो एक सीक्वेंस होता है, बीज को उपचार करने का एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस का नाम है FIR। मतलब पहले करते हैं फंगीसाइड का उपयोग, फंगीसाइड, फिर करते हैं इंसेक्टिसाइड का उपयोग, और फिर करते हैं राइजोबियम का उपयोग।
ओके, पहले फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम। ये एक सीक्वेंस है सीड उपचार की, बीज उपचार की। ये एक सीक्वेंस होती है, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। उसके बाद आपको न्यूट्रिएंट वगैरह की कोटिंग करनी है तो आप कर सकते हो। अब चलते हैं क्या करते हैं। थायरम की आपसे पूछते हैं, थायरम और कैप्टन का कितना रिकमेंडेड डोज डालें, तो 2 से 3 ग्राम बहुत है प्रति किलो बीज के लिए। बाविस्टीन की 2 ग्राम डालें प्रति किलो बीज के लिए, और राइजोबियम की 25 ग्राम प्रति किलो बीज के लिए मात्रा उपयुक्त है। इतनी डोज सही है। जैसे किसने बताया कि सबसे पहले फंगिसाइड होता है। एडवांटेज ऑफ सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट से होगा क्या? सीड ट्रीटमेंट से आप क्या करोगे, बीज या मृदा जनित रोगों से बचाव। जो बीज से और सोइल बोर्न डिजीज है उनसे आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट कर लोगे इसको। इन्वॉल्व जर्मिनेशन एंड वाइगर, अच्छा अंकुरण व शक्ति, वाइगर मतलब पावर, जर्मिनेट होने की और अच्छे से परफॉर्मेंस करने की, जैसे यील्ड ज्यादा देने की, इसकी पावर भी वो बढ़ा देता है। आप राइजोबियम वगैरह डालते हो, पीएस भी डालते हो, तो उससे क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन मिलता है, उसको फॉस्फोरस मिलता है, तो वो क्या होता है, प्रोडक्शन अच्छे देने में मदद करता है। कोस्ट इफेक्टिव क्रॉप प्रोटेक्शन, कम लागत में आपने क्या कर दिया, सुरक्षा दे दी, प्रोटेक्ट कर लिया उसे कम खर्चे में, क्योंकि आपने क्या कर लिया, बीजों को पहले ही ट्रीट कर दिया। तो उसमें अब जो पेस्ट, इंसेक्ट्स एंड डिजीज होता है, रोग वगैरह, कीट वगैरह लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब करते हैं कुछ सोइंग मेथड्स की, जो बीज बुआई की जो विधि है उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसकी गहराई की, और उसमें क्या क्या कदम रखने वाला है इसकी बात कर लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है जी, ब्रॉडकास्टिंग में बीजों का छिड़काव करते हैं, ये अनइवन होता है बिल्कुल। इसके अंदर ज्यादा बीज को लेना पड़ता है, बीजों का क्या कहते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं व्यर्थ होता है, बीज काफी इधर उधर फैल जाते हैं, कोई लाइन अरेंजमेंट वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, अनइवन होता है ये। पर ये जल्दी हो सकता है, इसमें लेबर कम चाहिए आपको, कम खर्चीला है। अभी भी कुछ जगहों पे ये ब्रॉडकास्टिंग वगैरह का यूज किया जाता है। ठीक है जी। इसमें क्या कहते हैं, बीज को हाथ से फैलाना, बीज को हाथ से फैलाते हैं, आपने देखा होगा अगर बीज को हाथ से फैलाते हुए कभी किसानों को। ड्रिलिंग की बात करें, ड्रिलिंग में मशीन है, मशीन जैसे ड्रिल करते हैं एक स्पेसिफिक जगह पे, अपनी मर्जी से आप क्या करते हो, स्पेसिफिक जगह पे ड्रिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी ड्रिलिंग में इसके अंदर बीज होंगे, तो बीज को ड्रिल करते हैं एक रो पैटर्न में, बिल्कुल रो में, और अपनी एक जितनी प्रॉपर उसको स्पेस चाहिए, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, जितना प्रॉपर स्पेस चाहिए उस प्रॉपर स्पेस में आप अच्छे से बीज को सेट कर सकते हो, सोइंग कर सकते हो उसकी। और ये काफी बेटर और सबसे अच्छा तरीका है सोइंग करने का। इसमें आपको यील्ड भी ज्यादा मिलती है और प्रॉपर स्पेसिंग भी आप मेंटेन रख पाते हो। ये काफी बेस्ट मेथड, अगर आपसे पूछा जाए कि सीड सोइंग का, बीज बुआई का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो वो यही है, ड्रिलिंग। डिबलिंग में क्या होता है, डिबलिंग में आप मोटे सीड्स वगैरह ज्यादातर क्या करते हो, सीड्स को क्या करते हो, खड्डा खोद के, गड्ढे खोद के उसके अंदर दबाया जाता है डिबलिंग। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि गड्ढों में बुआई की जाती है, सीड प्लेस इन होल्स लाइक मेज और कॉटन, एग्जांपल भी आपके सामने लिखे हुए हैं। फरो सोई की बात करें तो नाली में क्या करते हैं, बिहाइंड द प्लाउ, आपके पास जो हल है, हल के पीछे आप क्या करते हो, सीड्स को डालते चलते हो रो के अंदर, नालियों के अंदर। इसमें बीट और बार्ले एग्जांपल में। ट्रांसप्लांटिंग में क्या करते हो, पहले नर्सरी तैयार करते हो, नर्सरी में प्लांट्स तैयार करते हो, उन प्लांट्स को आप फिर बाद में फील्ड के अंदर ट्रांसफर करते हो। ओके, तो उसको बोलते हो आप ट्रांसप्लांटिंग। राइस और वेजिटेबल्स में ये उनके एग्जांपल्स हैं, इनमें आप करते हो, राइस में आप नर्सरी को तैयार करते हो। फिर जीरो टिल सोइंग है, ये टिलेज का एक टाइप है। जीरो टिल मतलब आपने बिल्कुल टिलेज नहीं किया, टाइप भी ऐसा है कि इसमें टिलेज ही नहीं किया। इसके अंदर क्या करते हो, आप कंजर्व करते हो, सोइल को एंड मॉइस्चर को, डायरेक्ट सोइंग करके। ठीक है, कोई टिलेज का आप ऑपरेशन नहीं करते। अब करते हैं सीड डेप्थ की बात। बीज को मिट्टी में रखने की एक गहराइयां, कुछ सीड है जैसे स्मॉल सीड, मीडियम साइज सीड और लार्ज साइज सीड। इन सीड्स को आप किस तरह, कितनी कितनी डेप्थ में आपको सोइंग करनी है, वो भी आपको जानना जरूरी है। अगर आपने ज्यादा गहराई में दबा दिया तो क्या होगा, ज्यादा गहराई में दबा दिया तो इन्फोर्समेंट की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो फिर डोरमेंसी देखने को मिलेगी, बीज ग्रो ही नहीं करेगा, उसका जर्मिनेशन ही नहीं होगा। और अगर आपने कम गहराई पे ऊपर ऊपर डाल दिया सतह पे, बिल्कुल सरफेस पे रख दिया बीज, आपने उसको कम गहराई में डाल दिया, तो क्या होगा, फिर जो चिड़िया वगैरह आएंगी, पक्षी आएंगे, वो उसको खा के उठा के ले जाएंगे, डैमेज कर देंगे, तो भी आपकी सोइंग नहीं होगी। इसीलिए एक स्पेसिफिक सेट आपको
देखना पड़ेगा कि कितनी डेप्थ में कितनी गहराई में बीज को डालना है। तो लार्ज सीड, स्मॉल सीड, मीडियम साइज सीड, उनकी साइज के अकॉर्डिंग हम सीड की डेप्थ डिसाइड करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हमको देख लेते हैं। स्मॉल सीड की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर इनफ है, 2 से 3 सेंटीमीटर की डेप्थ आपके लिए काफी है। मस्टर्ड और सेसेमम, तिल और सरसों, ठीक है जी, इसको बोलते हैं सेसेमम को तिल, और ये है सरसों। क्या हो रहा है जी? हाँ जी, ठीक है। अब करते हैं मीडियम की बात। मीडियम साइज सीड्स है उनके लिए 3 to 5 सेंटीमीटर। वीट और राइस, वीट और राइस के लिए 3 to 5 सेंटीमीटर। लार्ज है जो बड़े सीड है उनके लिए 5 to 7 सेंटीमीटर डेप्थ रखेंगे, लाइक मेज और ग्राउंडनट। मेज मतलब मक्का, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। ओके जी। अब करते हैं प्लांट डेंसिटी की बात। प्लांट पॉपुलेशन मतलब वो आपको कहता है कि कितने यूनिट एरिया कितना भी हो सकता है, चाहे आप हेक्टेयर मानो, चाहे आप बीघा मानो, चाहे आप एकड़ मानो, आप कितना यूनिट एरिया ले रहे हो, उसके अंदर एक यूनिट एरिया में आप कितने प्लांट लगा रहे हो, वो उसकी प्लांट पॉपुलेशन होगी, ठीक है जी। तो प्रति क्षेत्र में पौधों की संख्या मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया। आइडियल स्पेसिंग कितना रखते हैं, स्पेसिंग कितनी रखनी है, और प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो पहले स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। स्पेसिंग की स्पेसिंग है वीट के लिए 20 से 22 सेंटीमीटर स्पेसिंग। प्लांट पंक्ति से पंक्ति की दूरी, ठीक है जी। पंक्ति से पंक्ति मतलब रो टू रो की दूरी कितनी रखते हैं, 22.5 भी देखने को मिलती है वीट में। राइस के लिए ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो तो 20 into 15 सेंटीमीटर की रो। ये कैसे है, आर इंटू पी, ठीक है जी, आर इंटू पी है। मेज की बात करें तो 60 to 20 सेंटीमीटर एंड कॉटन की 75 into 30 सेंटीमीटर। आर इंटू पी का मतलब, जैसे कॉटन का एग्जांपल लेता हूँ, 75 into 30 से मेरा मतलब 75 से 75 सेंटीमीटर की स्पेस होगी रो की, और 30 सेंटीमीटर की स्पेस होगी, 30 सेंटीमीटर की स्पेस प्लॉट टू प्लॉट की, ठीक है, इस तरीके से। अब प्रभावित करने वाले कारक की बात करता हूँ, फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे डेंसिटी को, कि आपने कितनी डेंसिटी रखनी है, ज्यादा रखनी है, कम रखनी है। सीड साइज, सीड का साइज कैसे, ठीक है जी। सीड का साइज ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा, सीड का साइज कम है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, इस तरीके से। सोइल फर्टिलिटी की बात करें, हाँ अगर सोइल में न्यूट्रिएंट्स ही कम है तो आप क्या करोगे, फिर आप ज्यादा डेंसिटी में, ज्यादा सघनता से आप वही नहीं करोगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट पहले से ही कम है। अगर हम ज्यादा प्लांट्स को एक ही जगह पे उगा देंगे, एक यूनिट एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्लांट ग्रो करेंगे, उससे मतलब दिक्कत ये आएगी कि उनके अंदर कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, जिसकी वजह से वो अच्छी यील्ड नहीं दे पाएंगे। फिर करते हैं मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की बात, नमी की उपलब्धता। नमी की उपलब्धता की बात करूं तो अगर नमी कम होगी, ऐसी जगह पे जहां नमी कम है तो वहां भी कंपटीशन बढ़ेगा, सेम उसी तरह जैसे न्यूट्रिएंट में, तो यहाँ भी डेंसिटी कम रख देंगे। अगर आपकी उस नमी अच्छी है तो आप डेंसिटी को फिर बढ़ा सकते हो, इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हो, इस तरीके से। ग्रोथ हैबिट ऑफ ए क्रॉप, फसल की खुद की भी एक हैबिट होती है कि वो कितना, उसका साइज है, कैसे वो ग्रो करती है, किस टाइम पे उसको किस तरह के न्यूट्रिएंट, कैसे किस तरह का मॉइस्चर, सोइल की फर्टिलिटी, वो किस तरह से कितना न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करती है, उसकी हैबिट है भी या नहीं ज्यादा सघनता में या ज्यादा डेंसिटी में रहने की, तो वो चीजें मैटर करती है। तो उनको भी हम पूरा पूरा ध्यान देंगे, उससे ही हम प्लांट की डेंसिटी निर्धारित करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ओके जी, तो 5 टॉपिक हमने कर लिए टोटल इस सेकंड वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी पे बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।